Hello friends, myself Imani. Today we'll learn about disorders of esophagus. But before starting the class, I would request you all to please subscribe the channel for more informative classes. Now in disorders of esophagus, first we need to study the basic anatomy and physiology of esophagus for understanding the disorders. Now, what is this esophagus? Esophagus is a tubular elongated organ of the digestive system. As you can see in the diagram, ये कनेक्ट करती है फेरिंग्स को स्टमक से. तो इसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो फेरिंग्स और स्टमक को कनेक्ट करती है. और अब हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर इज प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द इसोफेगस और नीचे वाले पार्ट में है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर. तो जो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर है यहाँ पे कौन सी मसल्स प्रेजेंट है, किन मसल से बना है, क्रिकोफेरेंजियस मसल. एंड जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है ये सराउंडेड है बाय क्रूरल डायफ्राम. दिस इज सराउंडेड बाय क्रूरल डायफ्राम. अब एंटीरियरली इसोफेगस के एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट है ट्रैकिया और हर्ट, और जो पोस्टीरियर पार्ट है इसोफेगस का यहाँ पे पोस्टीरियर पार्ट, बैकवर्ड पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है स्पाइनल कोड. अब इसोफेगस की जो लेंथ है वो 9 से 10 इंचेस या फिर आप कह सकते हो 23 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है. बाकी ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. अब इसोफेगस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 3 एनाटॉमिकल सेगमेंट. सर्विकल पार्ट ऑफ द इसोफेगस, thoracic part of the esophagus and the abdominal part of the esophagus. Now one by one we'll study about all the 3 parts in detail. First is the cervical part of the esophagus. In the cervical part of the esophagus, first I have told you that around the upper esophageal sphincter it is formed by the cricopharyngeus muscle. So you can see the cricopharyngeus muscle in the upper part of the esophagus. So the cervical segment, now talking about the cervical segment. तो cervical segment जो है esophagus का वो कहाँ से begin करता है, lower border of cricoid cartilage. This is the cricoid cartilage. इसके lower border से कौन सी vertebra present है जहाँ से start करता है, C6, cervical 6 से स्टार्ट करता है और एंड करता है जुगुलर नॉच T1. T1 इज द thoracic vertebra फर्स्ट. एंटीरियरली इसके प्रेजेंट है ट्रैकिया और पोस्टीरियरली प्रीवर्टिब्रल लेयर ऑफ सर्विकल फेशिया इस सेगमेंट के, सर्विकल सेगमेंट के. अब इससे अगला सेगमेंट है हमारा थोरेसिक पार्ट इसोफेगस का. थोरेसिक पार्ट इसके बारे में पढ़ते हैं. तो थोरेसिक पार्ट जो थोरेसिक सेगमेंट आप बोल सकते हो, ये लाइक करता है हमारा between the vertebral column and the trachea in the superior mediastinum, extending from the suprasternal notch to the diaphragm. Okay, and now the next is the abdominal segment. The abdominal segment, here this was the thoracic part of the esophagus. Now till the diaphragm it was a thoracic part. Now after the diaphragm this is the abdominal part of the esophagus. तो ये कहाँ से एक्सटेंड करता है, जब डायफ्राम क्रस ऑफ द डायफ्राम, यहाँ पे ये जो राइट क्रस है डायफ्राम का, यहाँ से लेके जो स्टमक का कार्डिया वाला जो पार्ट है स्टमक का वहाँ तक, ये है हमारा एब्डोमिनल पार्ट. यहाँ वो आप बोल सकते हैं इसको कि T10 से लेके T11 तक, मतलब थोरेसिक वर्टिब्रा 10 से लेके थोरेसिक वर्टिब्रा 11 तक हमारा एब्डोमिनल पार्ट है इसोफेगस का. अब मैं आपको बताऊंगी कि इसोफेगस में हमारे 3 पोर्शंस हैं जहां परफोरेशन के ज़्यादा चांसेस हैं. ऐसे 3 एनाटॉमिकल पार्ट हैं. एक है इसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन, दूसरा ब्रोंको आयोटिक कॉन्स्ट्रिक्शन जो यहाँ पे है, और एक तीसरा है क्रिकोफेरेंजियल मसल वाला ये जो पोर्शन है. क्रिकोफेरेंजियस मसल आपको दिख रही है ये वाला जो पोर्शन. तो ये 3 एक ऐसे एनाटॉमिकल पोर्शंस हैं हमारे इसोफेगस में जहाँ पे परफोरेशन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, और इन तीनों में से भी मैक्सिमम चांसेस इसोफेगोगैस्ट्रिक जंक्शन पे है परफोरेशन होने के. अब हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी कि कैसे डेवलपमेंट होता है इसोफेगस का. तो ड्यूरिंग द 4th and the 8th week of gestation
एसोफेगस का डेवलपमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो 4th वीक है जेस्टेशन का, उसमें एम्ब्रियो एलोंगेट्स और जो योक सैक है वो 2 में डिवाइड कर जाता है, इंट्रा एम्ब्रियोनिक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक रीजन में। उसके बाद क्या होता है कि जो ओरिजिन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब है वो कहाँ से होता है, इंट्रा एम्ब्रियोनिक रीजन से। ठीक है, जो origin of the digestive tube है, it occurs in the intra embryonic region, और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक रीजन है वो धीरे धीरे regression and the disappearance happens in that portion of the in the extra embryonic portion of the during the development. अब during the 12th week, अब 12th week के अराउंड क्या होगा कि the digestive system will divide into the foregut, midgut and the hindgut, and this will continue, the continued development of the foregut will give rise to the esophagus. In this diagram you can see this is the foregut, midgut and the hindgut. You can see in this diagram. Now next, what happens in the early 4th week? In this diagram I'll explain you. This laryngotracheal diverticulum is present. So in the early 4th week what happens, it is develops in the midline of the ventral wall of the foregut. So what happens that this in this gray part is the laryngotracheal diverticulum. So the tracheoesophageal fold, you can see in the tracheoesophageal fold, this will grow, and when this will grow it will lead to the formation of tracheoesophageal septum. This tracheoesophageal septum will lead to the development of laryngotracheal tube and the esophagus. So जैसे जैसे ये फोल्ड ग्रो करता गया तो इसको ने डिवाइड कर दिया laryngotracheal diverticulum को 2 पार्ट में। जो ट्रैकियोइसोफेजियल सेप्टम फॉर्म हो गया और उसने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, laryngotracheal ट्यूब और इसोफेगस। तो जो laryngotracheal ट्यूब है ये आगे जाके क्या बनाएगा, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स, और दूसरा पार्ट तो इसोफेगस फॉर्म कर देगा। सो ये है हमारी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट इसोफेगस की। अब हम पढ़ते हैं वेरियस लेयर्स और इसोफेगस की वेरियस लेयर्स एंड इनर्वेशंस ऑफ द इसोफेगस। तो इसोफेगस की 4 लेयर है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा एंड द मस्कुलरिस प्रोप्रिया एंड एडवेंशिया। मस्कुलरिस प्रोप्रिया को 2 में डिवाइड किया गया है, सर्कुलर मसल लेयर एंड द लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। अब 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। सबसे पहले म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर किससे बनी है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से। ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है हमारी इसोफेगस ल्यूमेन की। जो सबसे अंदर वाली जो लेयर, इनर मोस्ट लेयर है, वो है म्यूकोसा। म्यूकोसा में एक इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि एक थिन लेयर, म्यूकोसा के बाद एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है जिसका नाम है लैमिना प्रोप्रिया। ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई लेयर है जो प्रेजेंट होती है म्यूकोसा लेयर के बाद। इसके बाद अगली जो लेयर है हमारी सब म्यूकोसा। जो सब म्यूकोसा लेयर है ये ज़्यादातर ब्लड वेसल्स, स्मॉल म्यूकस ग्लैंड और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इस लेयर में, और साथ में एक नर्वस प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, माइशनर प्लेक्सस या फिर सब म्यूकोसल प्लेक्सस। इसके बाद अगली जो हमारी मसल लेयर आती है वो है मस्कुलरिस प्रोप्रिया। इसको आप देख सकते हैं 2 इसमें लेयर है, सर्कुलर मसल लेयर एंड द लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। तो जो ये वाली जो मसल लेयर है मस्कुलरिस प्रोप्रिया, इसमें जो नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट होता है वो होता है ओरोबैक। इन दिस डायग्राम यू कैन सी ओरोबैक प्लेक्सस और मायेंट्रिक प्लेक्सस इज प्रेजेंट इन दिस मसल लेयर। Other plexus which are present are esophageal plexus. Okay, and in this diagram you can see this is the right vagus nerve and this is the anterior vagus nerve. So we have studied about 2 plexuses which are present, Meissner plexus present in the submucosa and Auerbach plexus which is present in the mucus muscularis propria, or you can say in the circular muscle layer. And the outermost layer is adventitia. This adventitia is the outermost final layer. It is a external fibrous layer which will connect esophagus to the external structure. बाहर की जो structure उनसे connect करती है सबसे outermost layer adventitia. Okay. Now next we'll study about the blood supply of the esophagus.
तो हमने पढ़ा था पहले इसोफेगस के 3 पार्ट है, सर्विकल, थोरेसिक एंड द एब्डोमिनल। ठीक है, तो जो ऊपर वाला सर्विकल सेगमेंट है और साथ में वो अपर पार्ट में क्या प्रेजेंट है, अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर। यहाँ पे स्फिंक्टर भी प्रेजेंट है इसोफेगस के अपर वाले पार्ट में, अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो सर्विकल इसोफेगस एंड अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर को ब्लड सप्लाई करती है कौन सी आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी। इसके बाद जो मिडल वाला पार्ट है, थोरेसिक सेगमेंट, थोरेसिक इसोफेगस, थोरेसिक सेगमेंट जो पार्ट है इसोफेगस का मिडल वाला, उसको सप्लाई करती है अयोटिक इसोफेजियल आर्टरी ब्लड सप्लाई। और जो एब्डोमिनल सेगमेंट है और साथ में लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, दोनों को ब्लड सप्लाई कौन करती है, लेफ्ट फ्रेनिक आर्टरी ब्रांच और साथ में लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। So we are done with the blood supply. Now we'll study about the function of esophagus. तो पहला मेन बेसिक फंक्शन इसोफेगस का क्या है कि फूड को फेरिंग से स्टमक तक पहुंचाना। ये एक बेसिक फंक्शन है इसोफेगस का। तो इसमें क्या होता है कि फूड पहले क्या होता है कि जैसे ही कोई पर्सन फूड खाए, देन द फूड विल एंटर द माउथ ऑफ अ पर्सन, इट विल मिक्स विद सलाइवा, then the action of the salivary enzyme will convert the food into mass called food bolus. Now the food bolus, when it will reach the pharynx, the swallowing will start and the upper esophageal sphincter जो है वो relax करेगी and food will go into the esophagus. esophagus में क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। इस डायग्राम में देखिए, जैसे ही फूड यहाँ माउथ में आया, फिर फिर हमने स्वेलो किया, हमारी ब्रेन से स्टिमुलस आया, हमने स्वेलो किया। उसके बाद क्योंकि जो स्वेलोइंग सेंटर है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में, फिर उससे अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर को क्रॉस किया, फूड इसोफेगस में आया, इसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुई। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है हम पढ़ेंगे अभी। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज अ वेव लाइक सीरीज ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो फूड को मूवमेंट फेरिंग्स से स्टमक में ले जाने में हेल्प करती है। एक इनवोलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का इसोफेगस की। So in writing in exam you can say it is an involuntary contraction and relaxation of longitudinal and circular muscles of the esophagus to move the food bolus from pharynx to the stomach. तो उसके बाद फूड स्टमक में गया। अब जो पेरिस्टाल्सिस है ये दो टाइप की है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस है वो कैसे इनिशिएट होती है, बाय स्वेलोइंग। ज़्यादा 8 से 9 सेकंड का टाइम लगता है फूड को मूव करने में। ज़्यादातर हम जो फूड का मूवमेंट होता है वो प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से होता है। बट जब फूड कहीं स्टक कर जाता है या हमें स्वेलोइंग में कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, फिर सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस एक्टिवेट होती है। उसको वो कौन है, कैसे एक्टिवेट होती है, जब जो स्ट्रेचिंग रिसेप्टर्स हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं इसोफेगस के, जब वो एक्टिवेट होते हैं तब सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस होती है। ये तभी होती है जब कहीं पे फूड पाइप में खाना स्टक हो गया है, तभी ये, या फिर कोई फूड का पार्टिकल हमारी इसोफेगस में रह गया और बाकी फूड स्टमक में चला गया है, तभी ये सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस होती है। तो अब हमने पहले पढ़ा था अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर। अब हम थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर के बारे में। ये एक हाई प्रेशर एरिया है। हाई प्रेशर एरिया क्यों है, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर फूड का ट्रैकिया में जाना। तो इस डायग्राम में आप देखो कि ये जो अपर पार्ट में प्रेजेंट है, तो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर यू कैन से। तो ये जो स्फिंक्टर है ये क्लोज होती है और ओपन होती है। No, it is not a flap-like structure. It is basically a sphincter, you can say, जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से ओपन और क्लोज होती है। तो ये प्रिवेंट करती है फूड का ट्रैकिया में जाना। अब इसके जो एंटीरियर पार्ट है वहाँ पे है क्रिकोइड कार्टिलेज एंड अरेटिनॉइड एंड इंटर अरेटिनॉइड मसल। पोस्टीरियर लेटरल पोल्स में थायरोफेरेंजियल एंड क्रिकोफेरेंजियल मसल। अब फूड का मूवमेंट, फूड बोलस का मूवमेंट कैसे होता है हम ये देखेंगे। इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि ये जो ग्रीन कलर है ये है फूड बोलस और इसमें हम देख रहे हैं फूड का मूवमेंट। तो एक पार्ट में इसोफेगस की कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है और एक पार्ट में रिलैक्सेशन हो रहा है और फूड बोलस का मूवमेंट हो रहा है। तो इस डायग्राम में देखो कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है
जो एक साइड मसल है फूड बोलस के वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जिससे कि जो फूड बोलस है वो आगे पुश हो रहा है, और जो दूसरा पार्ट है वहाँ पे मसल रिलैक्स कर रही है, ओपनिंग द पैसेज वे for the food bolus to pass. So in this way peristalsis movement take place. See in this you can see how the food bolus have moved in this diagram. Now if in exam it comes, how you will write the peristaltic movement or the movement of food. So once you will write in this way, once the food bolus enter the oropharynx, it stimulate the sensory receptor present there. वहाँ पे फिर जो रिसेप्टर थे वो क्या करेंगे, स्वेलोइंग सेंटर जो हमारा ब्रेन में प्रेजेंट है उसको सिग्नल देंगे, फिर वहाँ पे जो ब्रेन स्टेम है वो प्रोसेस करेगा मैसेज को, और फिर एफरेंट फाइबर को स्मूथ मसल सेल्स जो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वहाँ पे उसको मैसेज देगा। उसके बाद क्या होगा कि जो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसके पास जब मैसेज रिसीव होगा तो वहाँ पे जो मसल्स हैं क्रिकोफेरेंजियल और थायरोफेरेंजियल मसल्स वो रिलैक्स करेंगी, और जो फूड बोलस है वो अपर इसोफेजियल मसल को स्फिंक्टर को पास करके इसोफेगस में आ जाएगा। ठीक है, अब जब फूड इसोफेगस में आएगा तो वहाँ पे क्या स्टिमुलस क्या इंड्यूस करेगा, स्वेलोइंग, सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसकी वजह से उस क्या होगा कि फूड बोलस का मूवमेंट होगा इसोफेगस में। अब इसोफेगस में क्या होगा कि जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं इसोफेगस में वहाँ पे द इफरेंट सिग्नल कॉजेज द इनर सर्कुलर मसल जस्ट बिफोर द बोलस टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश द बोलस फॉरवर्ड। जैसा डायग्राम में दिखाया, फूड बोलस से जस्ट अबव जो मसल्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और सेम टाइम पे डिसेंडिंग इनिबिलिटी रिफ्लेक्स विल कॉज द सर्कुलर मसल्स जस्ट बियॉन्ड द बोलस टू रिलैक्स, अलोइंग फॉर द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द बोलस। इससे क्या होगा कि फूड बोलस जो है वो आगे मूव करेगा कुछ सेंटीमीटर, फिर अगेन ये पेरिस्टाल्सिस वेव रिपीट करेगी और फूड बोलस ऐसे मूव करते करते स्टमक तक रीच करेगा। बट बिफोर रीचिंग द स्टमक उसको क्या क्रॉस करना है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो वो भी एक हाई प्रेशर एरिया है, ठीक है, और वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, वो प्रिवेंट करेगा जैसे जो स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड है, गैस्ट्रिक जूसेस हैं और जो HCl एसिड है उसको इसोफेगस की लाइनिंग को डैमेज करने से प्रिवेंट करता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो जो फूड बोलस है वो यहाँ पे जब लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को की जो मसल्स हैं उनको डायरेक्ट इनिबिटरी सिग्नल मिलेगा तो वो रिलैक्स करेंगी और फूड बोलस फिर स्टमक में आ जाएगा एसोफेगस से क्रॉस करके। थैंक यू। So what we have learned today, we'll revise in short what we have learned. First we have learned about the basic anatomy of esophagus. Okay, in this diagram we have learned about basic anatomy of esophagus. It is how much it is long. Then after learning the basic anatomy we have learned about its various parts, cervical, thoracic and abdominal part. Then we have learned about the embryology development of the esophagus. After embryology development, what we have learned, the various layers of esophagus. After layers we have learned about the blood supply, and then the peristaltic movement, how the food bolus moves in the esophagus, that we have learned. So thank you. If you have any doubts then you can ask in the next class.